कल मोबाइल बघा आवाज येतो तो यहाँ पर अभी वे का प्रकरण चल रहा था। तो कल शायद आवाज नहीं आ रही थी, तो एक बार फिर वापिस हम उसका रिवीजन करते हैं शनि का प्रकरण का, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो मैंने कल कहा था कि अव्यय किसको कहते हैं, उसकी व्याख्या कल बताई नहीं थी, तो पहले व्याख्या लिखनी है सभी। इसका शब्दशास्त्र देखते हैं तो क्या होता है, अ प्लस बे, और आगे नहीं, और वे यानी नाश। क्या लिखवा रहे हो आप? और वे की व्याख्या आवाज आ रही है। तो यहाँ पर क्या कहा, अव्यय, अ यानी नहीं, वे यानी नाश, जो नाश नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये शब्दशास्त्र है, अभी तो अभी उसकी पूरी व्याख्या नहीं बताई। जो नाश न हो, या जो नाश नहीं होता, तो नष्ट नहीं होता, जो नाश न हो, ये शब्दशास्त्र है। इसका नाश नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होता है, उसको कहते हैं अव्यय। एक तो पहला, दूसरा उसमें क्या है, अभी ऊपर ही लिखनी है परिभाषा, छोड़ दो। जिनके रूप में परिभाषा लिखे हैं, जिनके रूप में, जिनके रूप में लिंग वचन, लिंग वचन विभक्ति पुरुष, बता करू द्या प्रश्न। ते कसं अनेकदा लिहून द्यायला सर अभ्यास. लिंग वचन विभक्ति, विभक्ति पुरुष काल, इत्यादि के कारण कोई बदल नहीं होता। जिनके रूप में लिंग वचन विभक्ति पुरुष काल इत्यादि के कारण कोई बदल नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जिनके रूप में लिंग वचन विभक्ति पुरुष, कौन सा भी लिंग हो, कौन सा भी वचन हो, कौन सी भी विभक्ति हो, कौन सा भी पुरुष हो, काल हो, इनके कारण कोई भी बदल नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं।
के भेद कितने हैं? पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। चौथा है विस्मय बोधक अव्यय। और पांचवा है उपसर्ग। अवयव के कितने भेद हैं? 5। पांच पहला है। है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय, चौथा है विस्मय बोधक अव्यय, पांचवा है उपसर्ग अव्यय। अब इसका अर्थ किसको कहते हैं, क्या होता है, सब आगे आने वाला है। पहले इतना ही लिखो आप। तिथं आहे का? पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय, चौथा है विस्मय बोधक अव्यय, पांचवा है उपसर्ग अव्यय। उसमें जो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, तो उसको आप उसका स्वरूप देखेंगे। जरा अंधुक पण दिसते ना व्हिडिओ, अंधुक पण दिसते काय ते. बरं झूम केलं का? असं अंधुक दिसते. Brightness. अब उसके पहला जो है क्रिया विशेषण अव्यय, उसको बताते हैं उसका स्वरूप। तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय. क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसको कहा? जो शब्द क्रिया के विशेषता बताता है। क्या है? जो जो शब्द शब्द क्रिया के विशेष अव्यय, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण कल बताया था।
दौड़ता है। क्रिया कौन सी है? दौड़ता है। दौड़ता है या दौड़ना क्रिया? क्रिया है। अब कैसा दौड़ रहा है वो? तेज दौड़ रहा है। तेज दौड़ रहा है। इस क्रिया के बारे में ये तेज विशेष हो गई ना बात। हाँ। इस यहाँ पर ये इसको कहते हैं क्रिया क्रिया विशेषण विशेषण। अव्यय। क्रिया विशेषण। अब ऐसे इस प्रकार की क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? तो क्रिया विशेषण 5 प्रकार के बताए हैं। क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? 5। यहाँ अंग्रेजी में लिखा है। तो पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा स्थानवाचक, इनका भी स्वरूप आगे आने वाला है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और पांचवा है प्रश्नवाचक। तो क्या कहा? क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण किससे थे? क्रिया विशेषण अव्यय किसको कहा? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया, वह तेज दौड़ता है। हाँ? तो दौड़ता यह क्रिया है। अब इस क्रिया के बारे में विशेषता क्या बताएं? तो तेज यह क्रिया के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ? तो एक क्रिया विशेषण अव्यय। अब एक क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। पहले है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसमें जो पहला है कालवाचक, तो उसका स्वरूप बताते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये किसको कहते हैं? देखो, जो क्रिया का होने वाली
क्रिया के काल का क्रिया के काल का ज्ञान कराता है। ज्ञान कराता है। जो शब्द क्रिया के काल का डबल ज्ञान कराता है, काल 2 वेळा होतो. काल दोन. क्रिया के काल का ज्ञान कराता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फिर ऐसे कौन से शब्द हैं हाँ, वो बताते हैं। ये हमेशा इस्तेमाल में आते हैं. हाँ, कालवाचक, रीतिवाचक, प्रश्नवाचक. जैसे कौन से शब्द यदा, जैसे यदा, जब, तदा, तब. ये जब दा लगते हैं ना, हा दा प्रत्यय ही ये क्या है कि कालवाचक होता दा. है। हाँ. हाँ? यदा, तदा, कदा यानी कब, कब. अच्छा. सर्वदा आणि हमेशा. सदा भी आता है इसके साथ. सदा, सदा या सर्वदा. यदा, तदा, कदा, सदा, सर्वदा. प्रातः, सुबह. प्रातः यानी सुबह. शीघ्रम, जल्द ही. शीघ्रम, जल्द ही. दिवा यानी दिन में. नक्तम, नक्तांच्या प्राणी आता है. नक्तम यानी रात्रि. रात में या रात्रि में. परस्वः यानी परसों. अधुना, अधुना. अब या अभी या आजकल. आजकल. क्या हुआ? दिवा यानी दिन में, नक्तम यानी रात्रि या रात में, परस्पर यानी परसों, अधुना यानी अब, इदानीम. इदानीम इस समय. संप्रति. इकडचं का? हां, इकडचंच आहे. तिकडचं झाली की मग तिकडं. संप्रति. अब. संप्रति अब. सांप्रतम. सांप्रतम.
अद्य, आज, यस, कल में बीता हुआ, श्वस, ये भी कल ही है लेकिन आने वाला, संप्रति ऐसा, ऐसा, ये साल, संप्राप्तम ये बहुत कम आता है लेकिन इसका ऐसा, और ये सांप्रप्तम इन दिनों सांप्रतम, सांप्रतम सांप्रतम सायं, और त्याने बीता हुआ साल, बरसात, बरसात यानी लास्ट ईयर, इंग्रजी, बाकी सब, परसाल सायं, संध्या के समय, ये संध्या है, का समय, शाम शाम सायं, रात हो गया ना, एक कल बीता हुआ यस यस और श्वस, यस ये भूतकाळातला काळ, काला कालाने क्रिया, शीघ्रम, शीघ्रम हो गया था ना, हाँ शीघ्रम होगा, बहुधा, बहुधा, अक्सर, ये जगह हो गया है सभी का, यदा यानी जब, तदा यानी तब, सदा यानी कब, सदा सदा और सर्वदा का हमेशा, प्रातः यानी सुबह, शीघ्रम यानी जल्द ही, दिवा यानी दिन में, नक्तम यानी रात्रि या रात में, परश्वः यानी परसों, अधुना यानी अब, क्या क्या हुआ, यदा यानी जब, तदा यानी तब, तदा यानी कब, सदा सर्वदा यानी हमेशा, प्रातः यानी सुबह, शीघ्रम यानी जल्द ही, दिवा यानी दिन में, नक्तम यानी रात में, परश्वः यानी परसों, अधुना यानी अब या आजकल। आप इधर का मैं मिटा रही हूँ, आप उधर का लिख, संभवतः, में शायद, आगे, शिरम, शिरेन, चिराय, चिरात,
इदानीम इस समय, संप्रति अब, संप्रति वार्ताम संयंताम आता था ना, तो वो संप्रति नहीं अभी, सांप्रतम इन दिनों, आद्य यानी आज, यस यानी काल यानी बीता हुआ, कल यानी बीता हुआ, श्वस यानी वो भी कल ही है, लेकिन हिंदी में दोनों अर्थ कल कल होता है, तो आने वाला कल है, भविष्य काल। ऐसा इस काल, परुत परसाल, सायं संध्या के समय, बहुधा अक्सर, संभवतः शायद, चिरम चिरेन चिरायन चिराचस, सभी दीर्घकाल अर्थ, देर से ना दीर्घकाल के साथ, हाँ एकदा यानी एक बार, कदाचित यानी कभी। इनको लिखो, फिर आगे का हम लिखेंगे। चार्जिंग कमी आहे? चार्जिंग कमी आहे? 20 झाले. 20 झाले. लाल कांडी आले. पॉवर बँक हो गया। अब आगे, अब दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द होने वाली क्रिया के, एक मिनट, क्रिया की होने से, जो शब्द क्रिया की होने वाली जगह या स्थान, जगह या स्थान का ज्ञान कराती, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कौन से शब्द हैं वो बता दें। इसके अब जैसे जैसे यूज आएंगे इन शब्दों का तो समझ में आएगा कि आपको अभी वाक्य हुए नहीं ना, सिर्फ क्या होता है, कैसे होता है, ये सब दिखा रहे हैं। इसके बाद क्या आगे वाक्यों में जब प्रयोग करेंगे तब समझ में आएगा। जैसे अभी हमने जो कालवाचक पढ़ा तो उसमें क्या, मैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का एक उदाहरण बता रही हूँ। कालवाचक क्रिया विशेषण, कल यानी आने वाला, मैं कल काम करता हूँ, ऐसा वाक्य बराबर। अब
विशेषण। आप हिंदी में क्या है, संस्कृत में कैसे लिखेंगे? अहम। अहम। मैं नहीं, अहम। अहम। हम आने वाले पल के लिए कौन सा आता है? श्वस स्वस। स्वः। स का विसर्ग करेंगे। हम स्वस। स्वः कार्य कार्यम करोमि। इस तरह एक उदाहरण, ऐसे बहुत प्रत्येक इसके उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक वाक्य दिया है। लेकिन ये श्वः क्यों लिया है? श्वस श्वस है तो स का विसर्ग, स अथवा हाँ, के आगे अच्छा। विसर्ग आने स का पर, विसर्ग। हाँ, स र के आगे कोई भी स्वर आए, व्यंजन आए तो भी स र का विसर्ग होता है। और दूसरा उदाहरण, मैं रात में सोता हूँ। भोजन नहीं करता। बराबर? नहीं करता। रात में पढ़ता हूँ। क्रिया कौन सा है? कर्ता रात में क्रिया सोता ही क्रिया नहीं। है। और क्या करें यहाँ पर? रात में लिखा है ना। हाँ। यदि यहाँ पर अव्यय का प्रयोग करना चाह रहे हैं हम्म। तो अहम में के लिए क्या आएगा? अहम। और रात में के लिए क्या है? नक्तम। या रात रात ये नक्तम ही है ना? हाँ, नक्तम ही है। नक्तम नक्तम भोजनम या भोजनम न करोमि। ये अब सिंपल वाक्य है वैसे तो ये। हम नक्तम भोजनम न करोगी, यानी मैं रात्रि में, या सप्तमी नहीं करना है। मैं तो रात्रि में है तो सप्तमी करोगे, ऐसा नहीं चलता है। वो अव्यय है तो उस शब्द का वैसा प्रयोग करना है। तो नक्तम लिखा है तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन ऐसा बिल्कुल मत करो। यहाँ पर स्व लिखा है तो देवः, कौन सी विभक्ति बोलेंगे तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन नहीं बताना है। तो वो शब्द है, वो शब्द वैसा का वैसा रखना। मैंने इसकी विभक्ति नहीं चलाई है, वो शब्द ही श्वस है। और स का विसर्ग होता है, हमने इसलिए श्वः बनाया है। यहाँ भी नक्तम शब्द है। अब म का अनुस्वार होता है, हम नियम देख के आए हैं, इसलिए ये नक्तम का अनुस्वार किया है। यह नपुंसकलिंगी और यह पुल्लिंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देख क्या रहे हैं? अव्यय। और अव्यय को कौन से भी विभक्ति, लिंग, वचन आदि नहीं लगते। समझ में आया है? लेकिन अभी इसमें विभक्ति नहीं लगती, तो आपने वो अनुस्वार, म का अनुस्वार किया। तो शब्द ही नक्तम है संस्कृत में। मूल शब्द नक्तम ही है, इसलिए उस क्या नपुंसकलिंगी शब्द ऐसा नहीं लेना। अच्छा। समझ में आया? हाँ। ये हो गए कालवाच्य क्रिया विशेषण के, और आगे आएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगा कि इसके उदाहरण नहीं दिए गए, इसलिए मैंने दो उदाहरण बता दिए। और बहुत सारे उदाहरण आते हैं। उधर लेंगे तो क्या? कोई आपको पूछेगा आप कहाँ रहते हो, तो मैं अभी बाहुबली में रहता हूँ। कैसे बोलेंगे? अहम। तो यहाँ पर ये हो गया क्या? हाँ। अब यानी अभी मैं, आप भी लिखो तो भी चलेगा। मैं अभी, ऐसे आगे क्यों लिखा? अब मैंने अभी, भाव यही है ना। अभी मैं बाहुबली में रहता हूँ। बाहुबली में रहता हूँ। आवरेंगे तो वाक्य रचना अच्छे बन जाएगी। अब यहाँ अभी ये रहता हूँ ना, रहता हूँ के बारे में यहाँ पर अभी एक शब्द आया है। काल है ना, अभी यानी अभी, इस काल में। संप्रति को मैं तो अधुना, ये हो गया। मैं कल काम करता हूँ, तो अभी यानी क्या? अधुना। अधुना अहम बाहुबली या बाहुबली नगरी में लिखो। बाहुबली में लिखो। बाहुबली वसामि।
वाक्य रचना बनने लगी आपकी। अव्यय महत्वपूर्ण है, बिना अव्यय के आप वाक्य नहीं कर सकते वर्तमान काल के। समझ में आया? इस प्रकार आप बहुत सारे वाक्य वहाँ पर काल को लेकर कर सकते हैं। ये जो प्रयोग किया गया अधुना, ये यहाँ पर नक्तम, ये सब क्रिया विशेषण अव्यय। ये तो आपका हुआ था। अभी हम कौन सा देख रहे हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अभी आप क्या कर रहे हो? अब तो स्थानवाचक देखना, अभी तो अपन वो कालवाचक देख रहे हैं। अभी आप ऐसा क्या क्या कर रहे हो? मैं अभी संस्कृत पढ़ रहा हूँ। अहम या अधुना अहम संस्कृतम पठामि, ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी क्या काम करें? मैं अभी लिख रहा हूँ सांप्रतम। अभी भी इस समय के लिए भी सांप्रत शब्द आया ना। अब के लिए अब इस समय इदानीं इस समय मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ। संप्रति इदानीं, इस समय इदानीं अहम क्या संस्कृतम व्याकरणम लिखामि, पठामि, स्थान करना याद करा पढ़ रहा हूँ। हाँ? अब पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के लिए और एक शिक्षक आपको इस समय का टाइम लेंगे तो समय यानी काल नहीं आ जाएगा। काल ही आएगा ना, सब कालवाचक ही है ना। अभी मैंने इसके बताया नहीं है स्थानवाचक, नहीं बताया ना। इसके ही उदाहरण समझ में आया? अब आगे ये आपको वाक्य बताए सब, क्योंकि मैंने अभी पहले उदाहरण नहीं बताए थे ना, इसलिए मैंने उदाहरण बताया, बाहर गया था उधर। अब इसके आगे क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसको कहा? जो शब्द क्रिया की होने वाली जगह या स्थान का ज्ञान कराती है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? ते चार्जिंग चालू झालं की है ना? फक्त 12% राहिलं. वो देखिए याद रखना कि बंद हो जाएगा तो दीदी का फोन भी नहीं है ना मेरे पास। चल जितना हम उतना देखें तो मुझे लेकिन इसको आता फक्त 20 मिनिटं राहिलं, 40 मिनिटं झालं. टाइम बंद करना पड़ेगा, फिर नहीं तो पूरा चला जाएगा अपन। हे चार्जिंग झालं नाही का? बाबाचं काहीतरी खराब झालं तिथं टी व्हीजवळ जा, टी व्हीजवळ त्यांचं हे असलं वायर अजून थांब थांब अरे वायर कमी करते. अच्छा ठीक आहे, असू द्या. चलो आगे दीदी लोगों का स्थान लोक कष्ट कर. हाँ, क्या हुआ कि यहाँ पर अभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना, उसमें कौन कौन से शब्द आता है? जैसे यत्र, यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, पुत्र कुत्र अथवा को यानी कहाँ, कहा. अत्र, इसका भी अत्र यहाँ ही होता है इस स्थान पर. सर्वत्र
कालवाचक तो जब आएगा तब स्थानवाचक को दिखाता है, इतना ध्यान में रखो। हाँ। हाँ? कालवाचक में दा लगता है। कालवाचक में दा, स्थानवाचक में दा त्र त्र। लगता है। सर्वत्र यानी सभी सब जगह। आगे अंतः यानी अंदर, भीतर, अंदर या भीतर। बहिः बाहर, अंतरा, हे आया था ना सब, अंतरा, अंतरेण, विभक्ति में, अंतरा यानी मध्य, उसके मध्य में, उच्चैस, जोर से, पहले क्या वहां, यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहां, कुत्र अथवा को का अर्थ है कहाँ, अत्र यानी यहाँ, सर्वत्र यानी सब जगह, अंतः यानी अंदर या भीतर, बहिः यानी बाहर, अंतरा यानी मध्य, उच्चैस यानी जोर से। अभी और है, समया निकषा, ये आए थे ना सभी, हाँ। समया निकषा, पार्श्वे यानी नजदीक, समीप, अन्यत्र या अन्य जगह, आरात, समयानिकषा, पार्श्वे, आरात यानी दूसरी जगह, आरात यानी पास या अन्य जगह या दूसरी जगह। आरात यानी पास या दूर होता है, पास या दूर। ततः वहां से, ये समयानिकषा के लिए निकट भी चलता है। नजदीक मुझे सब हाँ, निकट भी चलता है। इतस्ततः, इधर उधर, अभितः, सामने, अग्रे या परतः, आगे, या परतः, परतः यानी पुरतः, और परितः यानी चारों ओर। फिर विभक्ति के नियम बतानी है, विभक्ति के इसमें मैंने बताते समय अभी तक का अर्थ चारों ओर बताया था, हाँ। वहाँ पर सामने ही ऐसा रखें, यदि मेरे से गलती हुई थी तो आप उसको थोड़ा सा सुधार लें। तो क्या हुआ, नए शब्द कौन से हैं, समया निकषा, पार्श्वे, इसका अर्थ है नजदीक, अन्यत्र यानी अन्य जगह या दूसरी जगह, आरा पास या दोनों अर्थ हो, ततः यानी वहां से, ये शब्द बहुत बार आता है टीका में, इतस्ततः यानी इधर उधर, अभितः यानी सामने, अग्रे अथवा पुरतः दोनों का अर्थ है आगे, परितः यानी चारों ओर। पांच शब्द
आप पढ़ाओ संस्कृत, जो भी पढ़ना चाहे आपसे तो पढ़ाओ, आपकी संस्कृत अच्छी हो जाएगी। हर चीज़ वैसी है। फिर एक बात, यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र अथवा को का अर्थ है कहाँ, अत्र यानी यहाँ, सर्वत्र यानी सब जगह, अंतः यानी अंदर या भीतर, बहिः यानी बाहर, अंतरा यानी मध्य, उच्चैः यानी जोर से, समया निकषा, पार्श्वे यानी नजदीक, अन्यत्र अन्य जगह, आरात यानी पास या दूर, ततः यानी वहाँ से, इतस्ततः इधर उधर, अभितः सामने, अग्रे पुरतः यानी अग्रे और पुरतः इन शब्दों का अर्थ है आगे, परितः यानी चारों ओर। अब इनके उदाहरण, घड्याळ बार बार पळायला लागली. काल परवा दिवशी जरा वाक्य करताना एक चुकले, दोन चुकले. ते बहुवचन पाहिजे होते ते एकवचन झाले 2 ठिकाणी. हां, म्हणजे बहुवचन म्हणून लिहिलंय खरं ते लिहिताना ते क्षिपामीचं क्षिपती झालंय, क्षिपंती पाहिजे होतं ते क्षिपती झालं. कोई गलती हुई है शायद वाक्य करते समय, मैंने ऊपर मैं वचन अब- लिखा था ना, शायद नीचे लिखते समय संस्कृत में एक वचन लिखा गया, तो आपको आप सभी को गलती पकड़ में आती है, आप गलती सुधार दें। यदि मैं बोलते समय कुछ गलत कर रही होंगी तो आप सुधार कर भी कर देंगे। हो गया? इसके उदाहरण, एक दो उदाहरण देखते हैं। अब इसके लिए ये निकाल क्योंकि यहाँ पर वाक्य में लिख सकते हैं ऐसे। हां, लिख सकते हैं लेकिन कहाँ जरूर यहाँ ऊपर लिखते हैं। नगर के समीप या नजदीक, उद्यान है। अब यहाँ पर कौन सा यहाँ पे आएगा? है, नजदीक। क्या है? क्रिया है या क्रिया. क्रिया? हां, अब इसके बारे में क्या बता रहे हैं? कौन सा स्थान बता रहे हैं? समीप या नजदीक। नजदीक. अब इसके लिए हमने समय निकषा कोई भी प्रयोग कर पार्श्व. सकते हैं। हां, यदि समया शब्द का प्रयोग करना है तो हम वहाँ पढ़ाएं क्या, इसका वाक्य, इस अव्यय का प्रयोग करते समय पीछे के शब्द की द्वितीया होती है। तो नगरम समयाया निकषाम निकषा या पार्श्वे उद्यानम् उद्यानम अस्ति. उद्यानम अस्ति। समया निकषा पार्श्वे पार्श्वे उद्यानम अस्ति। आगे दूसरा उदाहरण, नगर के मध्य में उद्यान है लिखो, क्या आएगा? तो नगरम अंतरा अंतरेण, हाँ? तो नगर के यानी नगरम अंतरा उद्यानम अस्ति, सभी जगह आएगा
ऐसे नगर के मध्य में उद्यान है। उद्यान है। अब ऐसे तुम इधर उधर मत घूमो, ऐसा कहेंगे ना। हाँ। त्वम इतस्ततः इतस्ततः न भटको, ऐसा लिखो। न अटती, न अटामी, अटामी। मैं हाँ, इधर उधर नहीं घूमता हूँ। हाँ, हाँ, ये लिखते हैं वाक्य। अटपटी। ये बेटा दीजिए, अभी इसको लेकर करेंगे। मैं इधर उधर नहीं घूमता हूँ। मैंने अहम इधर घूमता हूँ, ये क्रिया है ना। हाँ। क्रिया के बारे में क्या बता रहा है? इधर उधर नहीं घूम रहा है, ये बता रहा है ना विशेष। हाँ। तो यहाँ पर इसके लिए क्या आया शब्द? इतस्ततः। इतस्ततः। इतस्ततः हम इतस्ततः न अटामी, अटने भटकना, मैंने घूमना या भटकना लिख सकते हैं। मैं इधर उधर नहीं भटकता हूँ। बराबर बराबर है ना? अहम और अटामी। अटामी। समझ में आया? हाँ। हो गया? तुम कहाँ पर हो, ऐसा कोई पूछे। हाँ। कहाँ हो, तो क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह। त्वम त्वम कहाँ? कुत्र? हाँ। तो क्व अस्ति। क्व अस्ति? त्वम क्व अस्ति? त्वम का है मानुष, यहाँ पर ऊपर लिखा। हाँ। कुत्र अथवा क्व अस्ति, तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ हो, कहाँ पर नहीं, कहाँ हो। तो मैं नगर के बाहर हूँ, वही शब्द पकड़ो। इसका उत्तर यदि लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे? तुम कहाँ पर हो, तुम कुत्र अस्ति, ये प्रश्नवाचक है ना। उत्तर क्या है? मैं मंदिर के रसोई हिंदी रसोई। मैं मंदिर के बाहर हूँ या अंदर हूँ लिखूँ। इसका क्या आएगा? अहम अहम मंदिरम, मंदिरम मंदिरात, ये शब्द के लिए पंचमी बड़ी। आता है। यहाँ पर मंदिरात लिखना है। मंदिरात बहिः अस्ति। अस्मि। बही का जब प्रयोग करेंगे तो पंचमी आता है, वहाँ पर पंचमी के नियम में आपको बता दिया है। अहम मंदिरात बहिः अस्मि, बरोबर है ना? अहम और अस्मि। हाँ। इस प्रकार ये सब आएंगे वाक्य। और ये मंदिरात है उसका द होगा ना या? यहाँ पर वो जो हाँ, संधि बाद होंगे में, होंगे हाँ। सभी। अब यहाँ पर नाटामी होगा, वास्ति होगा, संधि के नियम सभी जगह लगेंगे। अभी आपको पूरा वाक्य बताना है, इसलिए मैंने ये लिखा है। यहाँ पर आराध शब्द का प्रयोग करना है तो क्या करेंगे? तुम कितनी दूर हो, तुम कहाँ पर हो? मैं गांव से 2 कोस हूँ। इसका क्या लिखा? आराध। मैं नगर से 2 कोस दूर हूँ।
में नगर से 2 कोस पास हूँ, मैं भी नजदीक हूँ 2 कोस। दोनों भी अर्थ करते हैं, जैसे प्रकरण है वैसा अर्थ करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया स्थानवाचक। अभी तीसरा आता है, यहाँ आराध की जगह समयानिक्षा भी लिया थे नजदीक। नहीं हाँ? 2 कोस पास में ले जवळ कर लेला। हाँ, बहुत दूर या बहुत पास। ऐसा लगता है, देखना पड़ेगा आराध और समया के लिए क्या करते हैं। वहाँ नजदीक है, नहीं थोड़े नजदीक है, और ये पास है, नहीं थोड़ा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इसको हाँ हाँ पास है, या 2 किलोमीटर दूर हूँ 2 किलोमीटर, और नजदीक है नहीं ज्यादा नजदीक। हाँ। डस्टर ना अगं ते बॉक्समध्ये तुला विसरायला लागले. आगे तीसरा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी। ये समझ में आया? हाँ इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं क्रिया विशेषण को लेकर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी। तो जो शब्द क्रिया के घटित होने के, क्रिया के घटित होने के क्रिया के घटित होने के तरीके या रीति से संबंधित विशेषता का ज्ञान कराता, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कौन कौन से हैं वो शब्द? शनैः, ये धीरे, पुनः, पुनः शब्द है जैसे मुहु, विसर्ग है पुनः। भूयः, सबका अर्थ एक ही, पुनः, फिर से है ना? फिर यथा, जैसे, तथा, वैसे, सहसा,
अचानक क्या बोलते हैं, अकस्मात यानी अचानक. अचानक. सम्यक. ठीक, ठीक से, अच्छी सम्यक. असकृत. सकृत में एक बार होता है और असकृत में बार बार. कथनचित. या कथनचन. कथनचन. कथनचन किसी प्रकार. सकृत यानी सकृत यानी एक बार होता है, हाँ. असकृत यानी बार बार. अजस्रम. बहुत सारे शब्द आते हैं शास्त्र में. अजस्र. अजस्रम लगातार. इत्थम. इत्थम और एवं. इस प्रकार. क्या क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवधि. जो शब्द क्रिया के घटित होने के तरीके या रीति से संबंधित विशेषता का ज्ञान कराता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवधि कहते हैं. तो यह जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है? धीरे हो रही है, कोई शनै ही. फिर से पुनः पुनः हो रही है. पुनर्मुहु भूयः. यथा यानी जैसे, तथा यानी वैसे, सहसा या अकस्मात. सहसा या अकस्मात में अचानक कोई क्रिया हो गई. सम्यक यानी ठीक से, समीचीन रीति से. सकृत ने एक बार होता है, मैंने लिखा नहीं है. सकृत ने एक बार और सकृत ने बार बार. कथनचित और कथनचन. चित चन अपि. कथनचित, कथनचन, कथमपि ये सब एकार्थवाची किसी प्रकार अर्थ होता है. कथम के लिए कथम यानी कैसे ऐसा होता है. हाँ, तो इसको आप चित लगा सकते हैं या चन लगा सकते हैं या आप ही लगा सकते हैं. तो ये हमने पढ़ के आए ना कि म हो तो क्या होता है? एक तो म का अनुसार होगा, नहीं तो आगे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का अनुनासिक होता है. तो यहाँ पर कथम प्लस चन, तो आगे का व्यंजन कौन से वर्ग का है? च वर्ग का है. उसका अनुनासिक क्या बनता है? च, छ, ज, झ, य. तो इस म के स्थान पर ये य बना और ये ची, ये कथनचित. अब ये यहाँ पर क्या करने का? यहाँ पर भी कथनचन बनेगा. कथनचन और कथनचपि. एक कथन लिचन हाँ. और यहाँ पर कथम एक म में मिल जाएगा. कथम कथमपि बनेगा. ये अच्छी तरह से इधर दिख. कथम अपि, कथम प्लस चित,
बनता है। कथम प्लस चं ये प्रत्यय है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसम का ये बनेगा, तो कथन चं और कथम प्लस अपि, इसका बनेगा कथम अपि। किसी प्रकार सभी का अर्थ एक ही होता है। चित कथम शब्द को चित लगाओ, चं लगाओ या अपि लगाओ। तो चित चना अपि लगाने के बाद भी सभी का अर्थ एक ही प्रकार होता है। कथनचित यानी किसी प्रकार ऊपर ही नहीं है, आणखी तीन वाजता इसका भी कथनचन यानी भी किसी प्रकार से किसी प्रकार ऐसा अर्थ लगा, और इसका भी अर्थ वैसा है, कथम अपि, कैसे भी किसी भी प्रकार से। समझ में आया? ये तो अभी यहाँ पर कहा आए नहीं है चिच्चन में, यहाँ पर सिर्फ इसको पहले कहा गया है कथनचित या कथनचन यानी किसी प्रकार। तो आज की क्लास एक खत्म कर, आप इसका उदाहरण देना बाकी है ना, उदाहरण एक बार देखते हैं। कौतूहले, आज समझ साथ में आता है। तो कथमपि मृत्वा, इसका अर्थ क्या होता है, कथमपि मृत्वा, किसी प्रकार में मरकर, यानी किसी भी तरीके से कुछ भी करना लगे, तो वहां पर आता है कि किसी भी प्रकार शब्द आता है। कथमपि मृत्वा तद्वकौतूहले सन् अनुपमुखे पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, वो कलश का है पूरा। तो आप कथम यानी किसी भी प्रकार से मरना लगे तो भी मरो, लेकिन वह काम करो। अच्छा। इस अर्थ में कथम अपि आता है। कथनचित, कथनचन और कथमपि। हाँ, कथनचित तो मतलब थोड़ा होता है ना, किसी प्रकार, प्रकार कथनचित कैसे, किसी प्रकार। तो एग्जाम्पल क्या वह तू किसी भी प्रकार से काम करो, किसी प्रकार से, किसी भी एग्जाम्पल है नहीं प्रकार से। हाँ, काम तो किसी प्रकार से, ये कैसा है? किसी भी प्रकार से काम करो, कैसे भी काम करो, लेकिन करो। तुम जो लिख सकते करना हो, लगा, तुम किसी भी प्रकार से काम करो। तुम लिखो, तुम किसी भी प्रकार से काम करो। तो तुम क्या हो गया, कौन, कथमपि या कथनचन, कथनचित, मैं कथमपि लिख रही हूँ यहाँ पर, कथमपि कार्यम करोसि, और एक क्रू नहीं हुआ है आपको, इसलिए मैं लिख रही हूँ करोसि। तुम किसी भी प्रकार काम करो, किसी भी प्रकार काम करता है, ये वर्तमान काल का है ना, करो नहीं, आज्ञार्थ नहीं लिखा है। वह धीरे धीरे काम करता है, ऐसा लिखो, वह धीरे धीरे काम करता है, वह धीरे काम करता है। सरिता दीदी धीरे धीरे काम करती है, और आप दौड़ दौड़ करता है मुझे आए ना, हाँ। तो कैसे काम कर रहा है, वह धीरे कर रहा है ना, तो धीरे हो गया क्रिया विशेषण हो गए, तो वह के लिए आया सह, धीरे के लिए शनैः, जल्दी जल्दी काम लिया सर तो कार्यम, देख लिया मैं कितनी जल्दी हूँ। करो, ये काम करना है। ऐसे लिख रहा, अब यहाँ पर जैसे तैसे हो तो वाक्य, सैनी सैनी कार्यम, किसी भी प्रकार से काम करो, त्वं कथम अपि करोषि, कार्यम, कार्यम करोषि।
सम्यक कार्यम करोति करोमि। अब वो सब एक वाक्य में आप डाल सकते हो उसको। हाँ? अब इस प्रकार आपका आज का प्रकरण अभी और है, लेकिन अभी आपकी क्लास यही खत्म हो जाती है, बाकी का कल देखेंगे। इसको याद करना है पूरा संस्कृत में। मानवाचार्य कृष्णाचार्य इतनी मक्खियाँ घुमा रही हैं छोटी छोटी सी। हाँ, गन्ने की फैक्ट्री है ना इसमें।